कन्याकुमारी घूमने के पश्चात हम सब कन्याकुमारी के अगले नागरकोइल रेलवे स्टेशन से मदुरई की ट्रेन आपको आसानी से मिल जाएगी। सबसे बढ़िया ट्रेन है जिससे हम लोग आए थे वो थी रात में लगभग 10:40 पर जो मदुरई आती है और मदुरई आपको सुबह 5:30 बजे तक पहुंचा देगी। हम सब भी मदुरई आए और वहाँ पे हम लोगों को तुरंत ऑटो मिल गया जिससे हम सब निकल पड़े रामेश्वरम के लिए। और वहाँ पर पहुँचते ही हमें तुरंत ऑटो मिल गया जो हमें ले गया बस अड्डे, और बस अड्डे पे हमें बस मिल गई जो हमें ले चली रामेश्वरम की तरफ। रामेश्वरम का बस का किराया मात्र 140 रुपये था और लगभग 3.5 घंटे में हम सब रामेश्वरम पहुंच गए। भारत के तमिलनाडु राज्य में पंबन द्वीप को मुख्य भूमि मंडपम से जोड़ने वाला सेतु ही पंबन सेतु है। यह अगस्त 1911 में बनना शुरू हुआ और जनता के लिए इसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 को हुआ था। तब यह भारत का एकमात्र समुद्र सेतु था। यह सन 2010 में बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु के खुलने तक भारत का सबसे लंबा सेतु रहा। सन 1988 में रेल पुल से समानांतर एक सड़क का पुल भी बनाया गया जो राष्ट्रीय राजमार्ग 87 का भाग है और हम सब इसी पुल पर खड़े होकर पंबन सेतु को निहार रहे थे। ब्रिटिश शासन में बने पंबन सेतु ने पिछले 100 साल से अधिक समय से पंबन द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंबन रेल पुल को 24 फरवरी 1914 में रेलवे के लिए खोला गया था। 1988 तक पंबन सेतु तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एकमात्र सतह परिवहन था। जब इसके साथ एक और सड़क पुल तैयार हुआ। पंबन रेल ब्रिज भारत का पहला समुद्री पुल था और वर्ष 2010 में मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक के उद्घाटन तक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी था। 5 दिसंबर 2018 को पंबन रेल पुल में दरार आने के कारण पुल को बंद कर दिया गया था और रखरखाव के बाद पुल पर रेल की आवाजाही 10 मार्च 2019 तक बहाल हो पाई। ये जो आप सामने पंबन पुल के बगल में एक नया पुल बनते हुए देख रहे हैं, ये नया पंबन सेतु है। इस पंबन सेतु का निर्माण रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा कराया जा रहा है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है जो रेल यातायात के साथ समुद्री जहाज को पार कराने के लिए ऊपर उठ सकेगा। पुल पर निर्माण 9 नवंबर 2019 को शुरू हुआ था। यह डुअल ट्रैक अत्याधुनिक पुल जल्द ही तैयार होने वाला है और इस पर तेज और भारी ट्रेनें चल सकेंगी। निर्माण पूरा होने पर भारतीय रेलवे का नया पंबन पुल 20 मीटर के 100 स्पैन के साथ साथ 72 मीटर के एक नेविगेशन स्पैन के साथ 2 किलोमीटर से भी अधिक लंबा होगा। इसके नेविगेशन स्पैन के जरिए जहाज़ों या स्टीमर की आवाजाही को सक्षम किया जा सकेगा। पुराने पुल में जहाज़ों की आवाजाही को संचालित करने के लिए शेजर स्पैन को मैनुअली रूप से संचालित किया जाता था, जबकि आने वाला नया पंबन पुल एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम से लैस होगा। नया पुल लगभग 2.07 किलोमीटर लंबा और मौजूदा पुल से लगभग 3 मीटर ऊंचा होगा। तमिलनाडु में इस नए पुल के बनने के साथ पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में एक शहर ऐसा भी है जिसे भुतहा शहर कहा जाता है। यह शहर जिसे भुतहा कहा जाता है वहाँ कभी धार्मिक समृद्ध नगर था और जीवित संस्कृति सांस लेती थी। यह शहर जिसे भुतहा कहा जाता है वहाँ कभी समृद्ध धार्मिक नगर था और जीवित संस्कृति सांस लेती थी। आइए जानते कि ऐसा क्या हुआ जो भुतहा हो गया। रामेश्वरम से राम सेतु की ओर जाते समय ऑटो रिक्शे वाले ने कुछ खंडहरों की ओर इशारा कर बताया कि साहब, ये जो खंडहर नज़र आ रहे हैं यहाँ कभी एक बड़ा अच्छा आबाद नगर था, इसे भुतहा शहर कहा जाता है। उसके ऐसा कहने पर जिज्ञासा उत्पन्न हुई और हमने ऑटो रुकवा लिया। ऑटो रुकने के बाद जैसे हम लोग उस तरफ बढ़े तो सबसे पहले हमें समुद्री उत्पाद शंख, सीप, मोती, मनके और इनसे बने सजावटी सामान बेचने वालों की कच्ची दुकानें वहाँ पर थीं। इसके बाद चर्च, डिस्पेंसरी, स्कूल, कुछ अन्य भवनों के अवशेष हमारे सामने खंडहर के रूप में थे। हम जैसे ही कुछ और लोग इससे भी निहार रहे थे, कैसे होंगे ये भवन, इनके बारे में सभी अपने अपने अनुमान लगा रहे थे।
इनके भव्य होने की कल्पना कर रहे थे और उनकी यादों को सेल्फी, वीडियो और फोटो को लेकर अपने पास संजो रहे थे। बताते हैं कि अंग्रेजों के समय धनुषकोडी एक बड़ा नगर था और रामेश्वरम का एक छोटा सा गांव था। उस समय यहाँ से श्रीलंका के लिए नौकाएं चलती थीं और किसी भी प्रकार के पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती थी। थलाई मन्नार श्रीलंका जाने के लिए नाव का किराया 18 रुपये था। इसी के माध्यम से व्यापारिक लेन देन भी होता था। वर्ष 1897 में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लंका मार्ग होते हुए भारत आए थे तो धनुषकोडी भूमि पर उतरे थे। वर्ष 1964 में यह एक विख्यात पर्यटक स्थल और तीर्थ स्थल था। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ होटल, धर्मशालाएं, कपड़ों की दुकानें थीं। उस समय यहाँ चेन्नई से धनुषकोडी के मध्य मद्रास एगमोर से बोट मेल नामक रेल सेवा संचालित होती थी। आगे श्रीलंका को फेरी बोट से जाने के लिए रेल सेवा ये बहुत उपयुक्त थी। धनुषकोडी में जलयान निर्माण केंद्र, रेलवे स्टेशन, छोटा रेलवे चिकित्सालय, पोस्ट ऑफिस और मछली पालन जैसे सरकारी कार्यालय भी थे। धनुषकोडी जैसे समृद्ध शहर के लिए 22 दिसंबर 1964 की रात दुर्भाग्य लेकर आई, जब एक भयानक समुद्री तूफान में यह नगर पूर्णतः बर्बाद हो गया। धनुषकोडी और सिलोन, जिसे श्रीलंका कहा जाता है, के तलाई मन्नार के बीच में कई नौका सेवाएं थीं जो यात्रियों और सामानों को समुद्र के आर पार ले जाती थीं। इन तीर्थयात्रियों और यात्रियों के लिए होटल, कपड़ा दुकानें, धर्मशालाएं, चर्च, छोटा रेलवे स्टेशन, एक डाकघर, एक अस्पताल, एक स्कूल और बंदरगाह कार्यालय भी वहाँ पर मौजूद थे। आज भी रेलवे लाइन के अवशेष, खंडहर और आप गिरजाघर के अवशेष वहाँ पर देख पाएंगे। कार्यालयों, अस्पताल और पुराने स्कूल जो अब 500 निवासियों के लिए पुनः उपयोग में किया जाता है, जो द्वीप पर रहना जारी रखते हैं। चक्रवात से पहले धनुषकोडी एक ट्रेन सेवा थी जिसे मद्रास एगमोर, जो अब चेन्नई एगमोर के नाम से जाना जाता है, से बोट मेल कहा जाता था, जो धनुषकोडी टाउनशिप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में रुकती थी और वहाँ पे स्टीमर से आए हुए यात्रियों को भारत तक लाती थी और यहाँ से लोगों को उस स्थान तक ले जाती थी जहाँ पर एक स्टीमर रहता था और लोगों को श्रीलंका लेकर जाता था। 17 दिसंबर 1964 को दक्षिण अंडमान शहर में अपने केंद्र के साथ एक भयानक चक्रवात आया। 19 दिसंबर को यह तेज होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल गया। 21 दिसंबर 1964 के बाद इस चक्रवात की गति 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर हो गई और ये पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ने लगा। 22 दिसंबर को यह सीलोन के वागुनिया को पार कर गया और रात में पाक जल डमरू मध्य में चला गया और 22-23 दिसंबर 1964 की रात में रामेश्वरम द्वीप के धनुषकोडी से टकराया। उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि उस समय ज्वार की उठने वाली लहरें करीबन 40-40 फीट की ऊंचाई तक उठी थी। उस रात यानी कि 22 दिसंबर को धनुषकोडी रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते समय रात 11:55 पर ट्रेन नंबर 653 पम्बन धनुषकोडी पैसेंजर, जो एक नियमित ट्रेन थी, वो अपने साथ 110 यात्रियों और 5 रेलवे के कर्मचारियों को लेकर पम्बन से निकली थी। धनुषकोडी रेलवे से कुछ 100 गज की दूरी पर थी स्टेशन जब यह एक बड़े पैमाने पर ज्वार की लहर से टकराई और पूरी ट्रेन पानी में बह गई, जिसमें सवार लगभग 115 लोग मारे गए। धनुषकोडी से कुछ दूर आगे सिग्नल फेल हो गया। चारों ओर अंधेरा होने और सिग्नल के न होने से कोई संकेत न मिल पाया। चालक ने सीटी बजाई और जोखिम लेने का फैसला किया। कुछ मिनट के बाद एक विशाल ज्वार की लहर ने सभी 6 कोचों को पानी में डुबो दिया। जिस त्रासदी ने किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा, उसने पम्बन पुल को भी नष्ट कर दिया, जो भारत को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, चक्रवाती तूफान में 1800 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। धनुषकोडी कस्बे के सभी घर और अन्य इमारतें जलमग्न हो गई थी। ज्वार की लहरें इस द्वीप में गहराई तक चली गई और पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। लोगों को बचाने के लिए भेजे गए नौसेना के जहाज़ों ने धनुषकोडी के पूर्वी छोर के आसपास कई फूले हुए शव देखे। चश्मदीदों ने याद किया कि कैसे रामेश्वरम में मुख्य मंदिर के पास बढ़ता पानी रुक गया था, जहां कई लोगों ने तूफान के प्रकोप में शरण ली थी। इस आपदा के बाद मद्रास सरकार ने धनुषकोडी को एक भूतिया शहर घोषित कर दिया है और शाम को 6 बजे के बाद
यहाँ पे रुकना पूर्णतः वर्जित हो चुका है। अब यहाँ केवल कुछ मछुआरे रहते हैं जो दिन ढलने के बाद इस शहर को छोड़ देते हैं। धनुषकोडी की यात्रा के लिए सबसे अच्छा साधन है कि आप रामेश्वरम से ऑटो ले लें, कैब ले लें और उससे यहाँ पर आएँ। रास्ता लंबा नहीं, केवल 20 किलोमीटर का है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सभी तरह के खंडहरों के अवशेष दिखेंगे। ये एक यहाँ का आकर्षण है। पहले लोग यहाँ पर आने से डरते थे, लेकिन अब ये एक खास तौर पे फोटो खिंचाने का पॉइंट बन चुका है। पहले लोग यहाँ पे आने से डरते थे, लेकिन अब यहाँ पर घूमने आते हैं। पंबन धनुषकोडी पैसेंजर रेल, जिसमें 5 कर्मचारी और 110 यात्री थे, प्रचंड तूफान की तरंगों की भेंट चढ़ गई। धनुषकोडी से कुछ पहले पूरी रेलगाड़ी बह गई और पूरा रेल मार्ग नष्ट हो गया। करीब 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए चक्रवात से पूरा शहर खत्म हो गया। यह चक्रवात आगे रामेश्वरम तक गया। उस समय करीबन 24 फीट ऊंची लहरें उठी। उस समय भी लगभग 24 फीट ऊंची लहरें उठ रही थीं। इस क्षेत्र के करीब 1000 से अधिक व्यक्ति काल के गाल में समा गए। कुछ लोग मरने वालों की संख्या 5000 ही बताते हैं। धनुषकोडी में सब कुछ खत्म होकर भी कुछ खंडहर रह गए। केवल एक व्यक्ति, जिसका नाम कालियामन था, बच गया, जिसने समुद्र में तैरकर अपने प्राण बचाए। सरकार ने पास के गांव में उसके नाम पर उस स्थान का नाम निचल कालियामन रखकर उसका गौरव बढ़ाया। धनुषकोडी बस स्टैंड के खंडहर के समीप मरने वालों की याद में एक स्मारक बनाया गया है। उस पर लिखा है, उच्च वेग से बहने वाली हवा के साथ उच्च गति के चक्रवात ने धनुषकोडी को 22 दिसंबर 1964 की आधी रात से 25 दिसंबर 1964 की शाम तक तहस नहस कर दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ और धनुषकोडी का पूरा शहर बर्बाद हो गया। इस आपदा के बाद मद्रास सरकार ने इसे भूतहा शहर घोषित कर दिया और इसे रहने के लिए अयोग्य करार दिया। वर्षों तक यहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। अब कुछ लोग आने जाने लगे हैं। यहाँ आने वालों को सुबह जाकर शाम तक लौटने या फिर रात होने से पहले लौटने की सलाह दी जाती है। सरकार ने भी इसे फिर से पर्यटन के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। भूतहा शहर देखने की रुचि ने इसको और आकर्षक बना दिया है और यहाँ पे आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। वर्तमान में नियमित रूप से बस की सुविधा रामेश्वरम से कोडांडा राम कोविल होते हुए उपलब्ध है। जो तीर्थयात्री धनुषकोडी में पूजा अर्चना करना चाहते हैं, उन्हें निजी वाहनों पर निर्भर होना पड़ता है, जो यात्रियों की संख्या के आधार पर 50 से 100 रुपये तक का शुल्क लेते हैं। संपूर्ण देश से रामेश्वरम जाने वाले तीर्थयात्रियों की मांग को देखते हुए वर्ष 2003 में दक्षिण रेलवे ने रेल मंत्रालय को रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए 16 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट भेजा था। रामायण कालीन धनुषकोडी का धार्मिक एवं पौराणिक महत्व है। आसपास के अनेक स्थल भगवान राम से संबंधित प्रसंगों के गवाह हैं। राम ने विभीषण को यहाँ शरण दी थी तथा लंका विजय के बाद विभीषण के अनुरोध पर राम ने धनुष तोड़ने का अनुरोध मानकर धनुष का एक सिरा तोड़ दिया था। तब से ही इसका नाम धनुषकोडी पड़ गया है। यह स्थान रामेश्वरम से करीबन 19 किलोमीटर दूर है। श्रीलंका समुद्र द्वारा यहाँ से 18 किलोमीटर दूर बताया जाता है। तो ये था धनुषकोडी। आज आपने इसके इतिहास के बारे में जाना, उस भीषण आपदा के बारे में जाना। यहाँ पे और भी बहुत कुछ देखने वाला है। आप जब भी यहाँ पर आएंगे समय निकाल कर आइएगा, क्योंकि ये पूरा कस्बा था तो जाहिर सी बात है थोड़ा बड़ा होगा और ये टाइम लेगा जिससे आप इसको अच्छे से देख सकें। तो जब भी यहाँ पर आएँ तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का समय निकाल कर आएँ और इसको महसूस करने की कोशिश करें। चूँकि यहाँ पर एक ही रात में हज़ारों लोग मर गए थे, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ अजीब सा अनुभव भी हो सकता है। कुछ चीज़ें आपको महसूस होंगी, जैसे कोई आपके साथ चल रहा है, कोई आपके आसपास है, कोई आपको दिख रहा है या कोई साया आपको दिखेगा। तो घबराइएगा मत, ये कई लोगों के साथ होता है, लेकिन आज तक किसी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो आप जब भी यहाँ पर आएंगे, आइए, देखिए और इसकी सुंदरता को ज़रूर देखिएगा।
यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें प्रेरणा मिलती है और हमें इस बात का मोटिवेशन मिलता है कि भविष्य में आपको हम और भी अच्छी वीडियो अन्य स्थानों की दिखा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।